हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड ईयर के अंदर एमपीएस का कोर्स है और आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर वे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम दिसंबर 2024 में आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया है, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सर पेपर कैसा होगा, कैसा आएगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो गाइस, आप सभी के लिए इग्नू की वेबसाइट पे जो सबसे लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन पेपर अभी अपलोडेड है। बाकी मैंने जून 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये स्टिल अभी भी इग्नू की वेबसाइट पे अपडेटेड है। तो मैं इसी पेपर को आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है और ये आप इग्नू की वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पर सबसे पहली बात, सेकंड ईयर में कुछ क्राइटेरिया बदल जाता है। सबसे पहला कि भाई पेपर आपका ओनली 2 घंटे का पेपर होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर बेशक से 3 घंटे लिखे होंगे, लेकिन पेपर केवल 2 घंटे का ही होगा। पेपर के मार्क्स की बात करें अधिकतम तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और पेपर के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी 10 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। पहले भाग में से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, दूसरे भाग में से भी 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। टोटल 5% के उत्तर देने होंगे और 2 और 2 4 जब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप पांचवा क्वेश्चन किसी भी जगह से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। क्योंकि समय 2 घंटे का ही है, इसीलिए आप ज्यादा समय अपना खर्च ना करें एक क्वेश्चन पे। डू नॉट वेस्ट मोर टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन, सो यू हैव टू आंसर ओनली 400 वर्ड्स इन अ क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन में ओनली सिर्फ 400 शब्द ही आंसर लिखना है, ताकि आप एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा समय व्यतीत ना करें। पेपर की बात करूं तो पेपर आपके सामने फर्स्ट ईयर की तरह इस ईयर भी 2 लैंग्वेज में आएगा। आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी आप उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, बट एंटायर पेपर यू हैव टू राइट इन अ सिंगल लैंग्वेज। आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो एक ही भाषा में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ये पहला भाग है आपका और इसमें से आपको पहले भाग में कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करने पे आपके नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अगले भाग से भी कम से कम 2 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 3 करोगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व की दृष्टि से भारत की व्याख्या करनी है। यानी भारत की व्याख्या करनी है आपको विश्व की दृष्टि से। यानी भारत अपनी क्या पोजीशन रखता है, भारत विश्व में कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपको इस क्वेश्चन में ये। इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि भारत एक कैसे अपनी खास पहचान रखता है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में कैसे है। आपको भारत का जो राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव है इसको समझाना है, भारत का जो आर्थिक प्रोस्पेक्टिव है इसको समझाना है, भारत का साथ ही साथ में रक्षात्मक या सैनिक प्रोस्पेक्टिव है इसको समझाना है। तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो मैं आप लोगों को पहले ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है। मैं इसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। आप एक तो आई बटन से इसका पूरा एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, जिसमें भारत और साथ ही साथ में आपके पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। आप जनरली यूट्यूब पे भी लिखोगे कि भारत एक महाशक्ति के रूप में किस प्रकार है, बताइए बाय सोल सॉल्यूशन, कोई भी आंसर ढूंढोगे आपको लास्ट में लिखना है बाय सोल सॉल्यूशन। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि पेपर में आप सभी को ध्यान रखना है कि 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो हिंदी में कई बार क्वेश्चन टाइपिकल मिस्टेक होती है, टाइप होने में कई बार गलती हो जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर में, उस 15 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर को इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लेना अगर किसी क्वेश्चन को डाउट लगे तो। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के अध्ययन में यथार्थवादी और जो है परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण, यानी यहाँ पर डिपेंडेंसी थ्योरी की बात हो रही है और यहाँ पर आपके रियलिज्म की बात हो रही है। ये किस हद तक भाई भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। अगर हम बात करें यथार्थवादी जो है दृष्टिकोण की, तो ये आपकी इंदिरा गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। यानी क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी से पहले जो पीएम थे हमारे
जो आपके लाल बहादुर शास्त्री, और उनसे पहले की बात करें तो फॉर एग्जांपल की पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने भारत की राजनीति में दोनों के दोनों, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री है, उन्होंने केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया, 1965 की युद्ध में भारत को बढ़त तो जिलाई, इसको भी कह सकते हैं हम यथार्थवादी एक नेता थे जो दृष्टिकोण को रखते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ज्यादातर उदारवादी थे, वो उदारवादी दृष्टिकोण को रखते थे। तो इसमें इनके प्रोस्पेक्टिव को नहीं बताना। भारत की जो विदेश नीति है इसमें इंदिरा गांधी का जो दृष्टिकोण था, जैसे अपनी आर्मी को स्ट्रांग करना, अपने पड़ोसी देशों से भाई अच्छे से संबंध बना के रखना, जो हमसे कमजोर है उसको दबा के रखना, ये नहीं कि उनके भी अधीन हो जाए या उनसे भी युद्ध करके बार बार अपनी देश की अर्थव्यवस्था को खराब या नुकसान पहुंचाएं। ये आपको याद रखना है। डिपेंडेंसी थ्योरी जो हमारे देश के अंदर बेसिकली 1991 के बाद भारत की राजनीति के अंदर आता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हमें कहीं ना कहीं एक ध्रुवीय विश्व के अंदर हमें दूसरे ताकतवर देशों के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमें निर्भर रहना पड़ा। इसमें हमने कई देशों से अपने संबंध थोड़े से सुधार करने की कोशिश की है, जैसे चीन से हमने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन से हमने संबंध थोड़े से अच्छे बनाने की कोशिश की है, मध्य एशिया के जो देश हैं उनसे हमने संबंध थोड़े से अच्छे बनाने की कोशिश की, और साथ ही साथ अमेरिका से भी हमने अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की है। जो डब्ल्यूटीओ की जो शर्तें थी उस शर्तों को मान लिया, हालांकि उसमें डब्ल्यूटीओ की जगह गेट शब्द का प्रयोग करना थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि 1995 के बाद में गेट की जगह डब्ल्यूटीओ बनता है। इसके बाद में आईएमएफ और साथ ही साथ डब्ल्यूबी जैसी जो आर्थिक विश्व की संस्थाएं थी या जो विश्व की ऐसी संस्थाएं थी, उनके व्यापार के लिए हमने अपने देश के जो दरवाजे थे वो ओपन कर। तो ये वाले प्रोस्पेक्टिव भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो भारत की विदेश नीति है इसके निर्माण में पीएमओ की क्या भूमिका है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा, मैंने अलग अलग जो है वीडियोस के अंदर इसको डिस्कस कर रखा है, जैसे पीएम जो दक्षिण एशिया के समय हमें कैसे हमने संबंध बना रखे थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कौन से हैं, भारत की विदेश नीति को यथार्थवादी या न यथार्थवादी किस हिसाब से प्रभावित करते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो भारत की विदेश नीति है उसको प्रभावित करने के अंदर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, उसके कार्यालय की क्या भूमिका है, ये सारी की सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, एक अलग ही प्लेलिस्ट में है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंफर्म है, जैसे इसमें पीएमओ का यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री ऑफिस है, वो कैसे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भाई भारत की विदेश नीति का सिंहावलोकन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, राजीव गांधी और उसके बाद के काल में जनता पार्टी के शासनकाल में, ये पक्का पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डायरेक्टली सर्च कीजिए, आपको नहीं मिलता तो यूट्यूब पे लास्ट में बस आपको लिखना है भाई सोल सॉल्यूशन, आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भारत की विदेश नीति को बनाने में राजनीतिक दल यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका क्या रोल है, कैसे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है, आपको मिल अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं, इस सारी की सारी देखो। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में विदेश नीति क्या है, विदेश नीति प्रभावित करने में निर्भरता अंतर जटिलता क्या है, अमेरिका के संबंध, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं वो सारे रखें। आपको ना मिले तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सर्च करेंगे, डायरेक्टली सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से हमारे संबंध बदल चुके हैं, उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो भाई अमेरिका के जो वीडियो मैंने बना रखी है, एक तो शीत युद्ध से पहले भारत और अमेरिका के संबंध, भारत और अमेरिका के, और शीत युद्ध के पश्चात आफ्टर कोल्ड वॉर, ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है, ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी पूरा का पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो 5 क्वेश्चन यहाँ से करने थे, आप इजीली यहाँ पर से 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बता रखा है आप कर सकते थे। वैसे तो 5 क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ कराता हूँ वो है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई भारत और चीन के जो संबंध है उसके उभरते हुए रुझान बताइए। तो इसको आप 3-4 तरीके से देख सकते हो। एक तो आर्थिक संबंध हमारे, एक हमारे सैनिक संबंध, एक हमारे राजनीतिक संबंध, तो ये तो, और एक हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध में यह है कि बहुत से लोग भारत के अंदर बौद्ध धर्म के लिए यात्रा करते हैं। आर्थिक संबंध हमारा उनसे व्यापार का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छा है, ये दोनों तो अच्छे संबंध है। लेकिन सैनिक और राजनीतिक तंत्र की बात करते हैं तो बिल्कुल बेकार है। सीमा विवाद चलता रहता है, चीन जो है, चीन की ओर से बार बार हमारे क्षेत्रों को कब्जाने की कोशिश की जाती है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो बार बार कहता है कि उसके हिस्से में आता है, ये सारी चीज
तो ध्यान, भारत के रूस के संबंध 1990 का दशक का मतलब क्या है? अब आपसे 1990 का दशक देखते हैं, आपके मन में एक बात क्विक से आनी चाहिए, यानी यहाँ पर बात हो रही है शीत युद्ध के बाद की। शीत युद्ध के बाद की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर शीत युद्ध के बाद भारत और रूस के जो संबंध, शीत युद्ध से पहले भी बता रखे हैं, शीत युद्ध के बाद भी बता, वो वीडियो जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में भारत और अन्य देशों के साथ सार्क या भारत के पड़ोसी देश जो है, अफगानिस्तान के साथ संबंध क्या है वो भी बता रखे हैं मैंने। लोगों से मालदीव के साथ संबंध जो है हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे, तो वो याद रखना है। श्रीलंका से संबंध, बांग्लादेश से संबंध, म्यांमार से संबंध, ये सारे के सारे संबंध आप, बाकी एक नई वीडियो इसके ऊपर, क्योंकि अब आपको पता है म्यांमार के अंदर भी सैनिक तंत्र आ गया। इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ सैनिक तंत्र है, अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ भी थोड़ी सी आतंकवादियों का जो है कब्जा है। तो इस तरीके से भारत के पड़ोसी अधिकतर देशों में, श्रीलंका में भी अस्थिर सरकार है, तो इस तरीके से वहाँ भारत के आसपास अभी बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, फिर अस्थिरता हो रही है। इस अस्थिरता को देखते हुए भारत को अब सभी देशों से या तो अच्छे करने पड़ेंगे या तो मजबूत, याद रखना है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब आसियान देशों के साथ आपको 10 मेंबर है। 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद 5 देशों ने स्थापना करी थी, 5 नए देश हैं, तो 5 और 5 क्या हो गए आपके 10, 10 याद रखना है आप सभी को। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये पूछा गया है भारत तथा मध्य एशिया के बीच आर्थिक सहयोग। मध्य एशिया के देशों के बीच में मिडिल एशिया जो है, यहाँ के देशों के आपको संबंध बताने, तो ये वाले संबंध आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बार बार ही आता है। संबंध वाले क्वेश्चन तो आपके पेपर में कंफर्म आएंगे, संबंध ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, और ये सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल आपके लिए है नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत और अस्त्र नियंत्रण की नीति, ये क्वेश्चन मेरी ओर से आप लोगों को करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय सहयोग, ये क्वेश्चन भी बताया गया है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है आप सभी को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सहयोग काफी हद तक हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। देखो मैं वैसे समझा देता हूँ यहाँ पर, क्षेत्रीय सहयोग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सार्क का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों के द्वारा जो बनाया गया है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क है। तो जो सहयोग बनाए गए, अब ये पहली बात तो व्यापारिक होगा इनका आपस में, यानी ये FTA करके रखते हैं ज़्यादातर, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ज़्यादातर देश आपस में, जिसमें इनका जो कर है व्यापार में वो कम लिया जाता है और आपसी व्यापार को बढ़ावा दे देते हैं। दूसरा सैनिक समझौता, सैनिक सहयोग, कई बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये लोग आपस में करते हैं, तो इसी हिसाब से भी हम करते हैं। राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध में होता है कि कोई जैसे पर्यावरण है, आतंकवाद है, ऐसी कोई समस्या है जो एक पर्टिकुलर एरिया से संबंधित है, तो उस क्षेत्र को टारगेट करने में या उस क्षेत्र से निपटने में ये काफ़ी हद तक अपनी भूमिका को निभा सकते हैं, याद रखना है। इसके अलावा जो है सांस्कृतिक टूरिज्म इस क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, आपको क्लियर होगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ये हमारा नंबर है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हो, 800 लगभग लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, और आपका भी हमारा इंतजार है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय